विधवा जेठानी और अंग्रेजन देवरानी की रसोई। हेमलता अपनी दो बहुओं सोनम और जेनिफर के साथ रहती थी। सोनम उसकी देसी बहू थी, जबकि जेनिफर एक अंग्रेजन थी। जेनिफर की शादी हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि सोनम के पति का देहांत हो गया और अब वो तीनों ही घर में रहा करती थीं। जेठानी और मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। यही कि मैं अब और आप दोनों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आप दोनों मेरा और मेरे पति का पीछा छोड़ दीजिए। ये तुम कैसी बातें किए जा रही हो? माना तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन तुम माँ को बीच में क्यों घसीट रही हो? आखिर क्यों? जस्ट शट अप। आप दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। और आप जेठानी जी, आपके पति तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आपका बोझ तो मेरे पति को ही उठाना पड़ता है। आप दोनों की वजह से मेरी और मेरे पति की जिंदगी दूभर हो गई है। मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं अलग होना चाहती हूँ। मैं तेरी बात अच्छे से समझ गई हूँ। जो तू चाहती है वो हो जाएगा। पर माँ, देख बेटा, घर में कलेश करने से अच्छा है कि हम इसकी बात को मान ले। वैसे भी आज इसने तुझे और मुझे मेरे ही बेटे पर बोझ बता दिया। अब और क्या सुनना बाकी है इस बुढ़िया को? अगले दिन सारी बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है और वो पंचायत के सामने उन दोनों के बीच बंटवारा कर देता है। घर के बीचों बीच एक दीवार बनाई जाती है। इस तरह अब दीवार के एक तरफ सोनम और उसकी सास रहती थी और दूसरी तरफ जेनिफर और विशाल। इसी तरह अलग रहते हुए कुछ समय बीत गया। सोनम और जेनिफर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन जेनिफर कूड़े से भरा एक प्लास्टिक बैग सोनम के दरवाजे पर रखकर जा रही थी। अरे ओ देवरानी जी, यहाँ किससे पूछकर कूड़ा रखकर जा रही हो? मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अपना कूड़ा उठाओ यहाँ से। क्या रखकर चलती बनी? ये कोई कूड़ेदान नहीं है, समझी विलायतन? तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पर कूड़ा फेंकूंगी, समझी? अच्छा, ऐसा क्या? सोनम कूड़े का बैग उठाती है और उसे जेनिफर पर उड़ेल देती है। एक बात कहूँ देवरानी जी, हम देसी लोग ना कुछ ऐसे ही मिजाज के होते हैं। कोई अगर कुछ कहे तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हाँ, यू स्टूपिड इडियट, तुम्हें तो मैं जरूर बताऊंगी, याद रखना। जेनिफर का वादा है तुमसे। जेनिफर वहां झगड़कर चली जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो सोनम को सबक सिखाने की सोचती है। सोनम अपने घर में पूजा पाठ की तैयारियां कर रही थी। क्या करूं जेठानी साहिबा, मैं भी ना अपनी आदत से मजबूर हूँ। कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे हजम ही नहीं होता। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। जेनिफर पटाखों की एक लड़ी लेती है और उसमें आग जलाकर खिड़की से सोनम के कमरे में डाल देती है। हे भगवान, हे माँ, ये क्या था? ये किसने किया? क्या चेहरा है, जरा देखो तो। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जेठानी जी, कि मैं भी आधी हिंदुस्तानी और आधी वलायती हूँ। मुझे कभी भी कम मत आंकना। बोला था ना मैंने कि बदला लूंगी, तो देखिए मैंने ले लिया। अरे चल चल, बदला लेगी बेअकल औरत। तूने पूजा पाठ में दखलंदाजी की है, जानती भी है कि कितना पाप लगेगा। ये भगवान सिर्फ आपके हैं, तो अगर ये किसी को पाप लगा सकते हैं तो वो आप हो, मैं नहीं। ना समझ, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। दैट्स राइट भाभी, कैंची की तरह। दूर रहना वरना कट जाओगी। जेनिफर सोनम को चिढ़ाकर और अपना बदला लेकर चली जाती है। दोनों देवरानी और जेठानी में ये अनबन चलती ही रहती थी। एक दिन जेनिफर अपने घर के बाहर बैठी हुई चिकन खा रही थी। यम, ये मेरी फेवरेट डिश है, मजा आ गया। तभी हेमलता पूजा करके मंदिर से लौटी। हेमलता शुद्ध शाकाहारी औरत थी। अरे बेशरम, अगर तुझे ये मुर्गा मच्छी खाना है तो घर के अंदर खाना, यहाँ बाहर बैठकर क्यों खा रही है? वेल, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी खाऊं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तो मुझसे भी इस कदर जुबान चलाएगी? अरे पूरे मोहल्ले में मांस मच्छी ना खाने की वजह से नाम है मेरा, और जब लोग मेरी ही बहू को ऐसे सरेआम ये काम करते हुए देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये बस चिकन ही तो है और ये सभी खाते ही हैं। आपकी तरह आजकल घास फूस खाने वाले बहुत कम हैं सासू माँ, तो बेहतर होगा कि अब आप भी ये सब खाना शुरू कर दो। बस। हेमलता की आवाज सुनकर सोनम बाहर आती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? बदतमीज, तूने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ खाऊंगी?
इतना हाइपर मत होइए सासू माँ, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपको नहीं खाना है तो आप मत खाइए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तूने मुझसे ऐसा मजाक किया भी कैसे? माँ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा आपके लिए सही नहीं, आप अंदर चलिए। सोनम किसी तरह हेमलता को अंदर ले जाती है। इस बुढ़िया को मेरे चिकन खाने से क्या परेशानी है? जो भी हो, व्हाटएवर। जेनिफर भी अंदर चली जाती है। एक दिन जेनिफर खाना बना रही थी। ओहो, ये खाना बनाना कितना बोरिंग काम है, कुछ देर म्यूजिक सुन लेती हूँ। जेनिफर गैस पर तेल रखकर गैस ऑफ करना भूल गई और फुल वॉल्यूम में गाने सुनने लगी। 'Cause I'm in the stars tonight, oh I really like BTS। देख जरा इस जंगली को कितनी तेज आवाज में विलायती गाने सुन रही है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें तो ये विलायती गाने रत्ती भर भी समझ नहीं आते। बातें करते करते सोनम को किसी चीज की खुशबू आती है। माँ जी, ये गैस की खुशबू कहाँ से आ रही है? सही कहा तूने, पर हमारा तो गैस बंद है। समझ गई। सोनम जल्दी से जेनिफर के घर भागती है। जेनिफर गाने सुनने में मगन थी। हे भगवान, अगर जेनिफर के पास रुकी तो पूरा घर ही धमाके में उड़ जाएगा, जल्दी करनी होगी। सोनम जेनिफर की आंखों के सामने से भागती हुई किचन में पहुंच जाती है और गैस का स्विच ऑफ कर देती है। बच गए। ये कहाँ घुसी चली आ रही हो जेठानी जी? ये आपका नहीं, मेरा घर है। होश की दवा करो देवरानी जी, अब इन विलायती गानों से ध्यान हटाए तुम्हारा। अरे तुम्हारे गैस की खुशबू तो अब तक पूरे मोहल्ले ने सूंघ ली होगी। मतलब ये कि अगर तुम्हारी जेठानी समय पर आकर गैस ना बंद करती तो ये पूरा घर एक झटके में उड़ जाता। मैडम, तुम गैस पर तेल रखकर न जाने कहाँ खो गई थी। तब जेनिफर को अपनी गलती का एहसास होता है। सोनम भाभी, आपने मेरी जान बचाई। मैंने आपके साथ इतना बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपने। तो क्या हम तुम्हें ऐसे ही मरने देते? परिवारों में ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएं। लेकिन मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी और माँ। अरे चलो, अब दोनों बस भी करो, रुलाओगी क्या? उस दिन के बाद से अब हेमलता, जेनिफर और सोनम तीनों साथ साथ ही रहने लगी। अब घर के बीच की दीवार को भी खत्म कर दिया गया था और वो सभी फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। शांति देवी अपने 3 बेटों राजीव, आनंद और गोपाल की शादी गांव की 3 सीधी सादी लड़कियों से करके मिर्ची, गूंजा और बिंदिया को बहू बना कर ले आती है। अरे आओ आओ मेरी देसी बहुओं, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। अब तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। इसके बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और अगले दिन सुबह के 4 बजे उठकर ससुराल की साफ सफाई करके मिलजुल कर खाना बनाकर मेज पर सजा देती हैं। अम्मा जी, आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह माँ, बहुओं के आते ही आप तो जैसे रसोई से रिटायर ही हो गई। वो तो होना ही था बड़के जेठ जी, अब बकड़ बकड़ बंद कीजिए और खाना खाइए। देसी बहू के हाथों बना खाना खाकर सभी खूब खुश होते हैं और ऐसे ही दिन बीतते हैं। गूंजा, बिंदिया और मिर्ची सारा दिन अपनी सास की सेवा और अपनी जिम्मेदारी और पूजा पाठ में दिन बिताती, जिसे देखकर शांति देवी भी अपनी बहुओं से संतुष्ट थी। एक दिन शांति कहती है, सच बहू, तुम तीनों के आने के बाद से घर खुशियों के माहौल से भर गया है। बस अब एक बार तुम्हारे दोनों देवर भी विदेश से आ जाएं तो उनकी भी शादी कर दूं। शांति अपने आखिरी बचे 2 बेटों की शादी के ख्वाब ही सजा रही थी कि तभी दरवाजे से अनुराग और चिराग अपनी विदेशी पत्नियों ग्रेसी और स्टेला के साथ अंदर आते हैं। तभी मिर्ची विदेशी बहुओं को घूरती हुई बोलती है, अरे गजब चच्चा, ई देवर जी तो एकदम मस्त माल पटा लाए हैं। मिर्ची को ऐसा कहता देखकर ग्रेसी गुस्से से बोलती है, What the hell is this अनुराग, कौन है ये गवार? ये सुनकर तीनों देसी बहू ग्रेसी पर चढ़ बैठती हैं। हमको गवार कहती हैं, तू है भूरी भैंसिया। What do you mean by भूरी भैंसिया? इस पर बिंदिया इतरा कर जवाब देती है, हम बतावत हैं भूरी भैंसिया का मतलब ब्राउन बफेलो। इसी के साथ 5 देसी विदेशी बहुओं में जंग छिड़ जाती है, जिसे देख सास बोलती है, अरे बस करो, अब क्या अखाड़े में उतरोगी? अनुराग, कौन है ये विदेशी? माँ, ये आपकी बहुएं हैं। ग्रेसी मेरी पत्नी है और स्टेला चिराग की पत्नी है। ग्रेसी, स्टेला, नमस्ते करो माँ को। नमस्ते सासू मॉम।
अरे ये झूठे संस्कार का दिखावा बाद में करना, पहले जाकर अपने कपड़ों का साइज बढ़ाओ। तुम दोनों खड़े क्या हो, ले जाओ इन्हें अंदर। दोनों विदेशी बहुएं हाई हील पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं। हर इतवार की तरह तीनों देसी बहुएं गोबर से घर आंगन लीप पोत कर, नहा धोकर जोर जोर से घंटी बजाकर पूजा करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। ब्लडी बॉटम लेडीज, इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, स्टैंड अप स्टेला। स्टेला गुस्से से कमरे से बाहर आंगन में मंदिर की ओर आ ही रही होती है कि गोबर की पुताई पर फिसल जाती है और उसका सारा शरीर गोबर में सन जाता है। OMG, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? इस सुगंध गऊ माता के गोबर से आ रहा है स्टेला। ये सुनकर स्टेला गोबर से घिन करती हुई बाथरूम में भागती है और नहा धोकर उनके पास आकर उन्हें उंगली दिखाते हुए बोलती है, You both ladies are full of boredom. भला जानवर के लैट्रिन को भला घर के फर्श में इस तरह कौन फैलाता है? देखो स्टेला, हम हैं देसी और हमारे गांव देहात में इतवार को गोबर से लीपने की परंपरा पुश्तों से चली आ रही है। खैर, तुम तो 7 समंदर पार से आई हो, तो तुम्हें क्या पता हमारे देश का संस्कार, मगर हम तुम्हें सिखा देंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे कॉल्ड संस्कार, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई सेल्फ। थोड़ी ही देर में सभी खाने की मेज पर आते हैं, जहां आलू के पराठे देखकर स्टेला और ग्रेसी बुरा सा मुंह बनाकर बोलती हैं, What is this? अरे ओ गोरी मैम, तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद है का, जो आलू का पराठा भी नहीं दिखत है? अरे खाओ, मिजाज न हरिहरा जाए तो हमारा नाम मिर्ची नहीं, शुद्ध सरसों तेल में तले हैं एक का। नो थैंक्स, हमें इतना ऑयली खाने की आदत नहीं है, हमें हॉट डॉग खाना है। ग्रेसी की विदेशी खाने की फरमाइश पूरी तरह ना समझ आने पर बिंदिया इसका उल्टा मतलब निकाल कर कहती है, राम राम राम, हमको पता नहीं था कि तुम दोनों को भी चीनी च्याओ म्याओ के जैसे अंध खंड खाने की लत है। अरे कुत्ता भी कोनो खाने की चीज है? अरे हमारे यहाँ कुत्ता पहरेदारी के लिए होता है, तुम्हारे जैसे पेट भरने के लिए ही नहीं। हमको घिन आवत है इन विदेशियों से। अरे बिंदिया भाभी, हॉट डॉग कोई बुरा खाना नहीं बल्कि बर्गर के जैसा ही होता है, ये देखो। अनुराग सभी को उस खाने की पिक दिखाता है, जिसे देख गांव की तीनों देसी बहुओं की गलतफहमी मिट जाती है और बिंदिया बोलती है, आई एम सॉरी ग्रेसी, प्लीज फॉरगिव मी। अरे ग्रेसी बहू, अब माफ भी कर दे बेचारी बहू को। फाइन, इट्स ओके। ऐसे ही दिन ढलते हैं, मगर दोनों विदेशी बहुएं अपने छोटे कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और बहुत जल्दी अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर नौकरी करने लगती हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। एक दिन जब बिंदिया हॉल में पोछा लगा रही थी, तब स्टेला जानबूझकर इसके हाथ पर सैंडल से चढ़ जाती है। हाय दैया, ये फिरंगन हमरा हाथ दबा दी। इट्स नॉट माई मिस्टेक, चलो मेरी सैंडल उतारो। अरे हम का तुम्हारी नौकर लगी हैं? मगर मालिक भी तो नहीं, कभी बर्तन घिसती हो तो कभी फर्श। आदर्श बहू बनकर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, हाँ, मगर अगर हमारे आगे पीछे नौकरों की तरह नाचोगी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम विदेशी बहुएं वेल एजुकेटेड और स्मार्ट भी हैं। विदेशी घमंडी बहुओं की तानेबाजी से उस दिन देसी बहुओं की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। स्टेला और ग्रेसी अक्सर तीनों बहुओं को उनके देसी होने के कारण ताने जड़ती। फिर एक रोज, हे यू ऑल आर देसी गर्ल्स, कल यूके से हमारे बॉस यहाँ आ रहे हैं, सो प्लीज तुम तीनों कोई बड़े मना मत करना, बिकॉज ये हमारे लिए अचीवमेंट है। ठीक है हमारी विदेशी देवरानियों। अगले दिन दोनों विदेशी बहुएं अपने बॉस को लेने एयरपोर्ट जाती हैं। वहीं तीनों बहुएं बड़े मन से खाना बनाती हैं। कुछ घंटे बाद, सासू मॉम कहाँ हैं आप? आ गई मेरी विदेशी बहुओं। मीट आवर बॉस मिस्टर जेकोली। चूही की काली, ये भी कोनो नाम है? मिर्ची के इतना बोलते ही सास आंखें तरेरते हुए बोलती है, मिर्ची बहू जाओ जाकर आरती की थाली तो ले आना। जी माँ जी। शांति मिस्टर जेकोली की आरती तिलक करके उनका स्वागत करती है। इट्स अ वंडरफुल वेलकम, थैंक यू सो मच। बॉस बाबू, हमारे भारत में अतिथि देवो भव की रीति है, जिसके मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आइए खाना खाइए। तीनों बहुएं मिस्टर जेकोली को खाना परोसती हैं, जिसमें राजमा चावल, सलाद, पूरी सब्जी, पुलाव और मीठे में हलवा भी होता है। मिस्टर जेकोली को खाना खूब भाता है। तभी दोनों विदेशी बहुएं कहीं न कहीं कुड़कर बोल पड़ी, ये अंट शंट बनाने को किसने कहा था? दिखा दी ना देसी हरकतें तुम तीनों ने।
मिसेस ग्रेसी, आई रियली लाइक दिस देसी खाना। आप इन्हें कुछ मत कहिए। मिस्टर जकॉली, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स, फॉरनर हूँ बट दिल से हिंदुस्तानी हूँ। हर कंट्री का कल्चर अपने आप में परफेक्ट होता है, चाहे वो विदेशी हो या देसी। आई एम सो ग्लैड कि अब से आप दोनों मेरी इंडियन कंपनी की ओनर बनकर काम करेंगी। इतना बड़ा पोस्ट पाकर दोनों विदेशी बहू की खुशी का ठिकाना ना था, मगर उनके चेहरे पर एक पछतावा घिरा हुआ था। वी आर गिल्टी, आप तीनों हमें माफ कर दो। हमने आपके कपड़ों पर भद्दा कॉम्प्लीमेंट किया, आपको देसी कहकर नीचा दिखाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी। तीनों बहुएं सास की तरफ देखती हैं। कोई बात नहीं मेरी देसी बहुओं, माफ कर दो, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है ग्रेसी, स्टेला, हम तुमको माफ किए। आखिर में सास की 5 देसी और विदेशी बहुएं गले लगती हैं और खुशी खुशी नई शुरुआत करती हैं। हेमलता शाम के वक्त एक बोरी में कचरा बीनते हुए वापस अपने घर की ओर लौट आती है। उसके घर में कचरा पड़ा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी कचरे के ढेर के पास ही थी। आखिरकार दिन भर कूड़ा कचरा बीनने के बाद मैं अपने घर पर लौट आई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? माँ, हम यही हैं। हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छी बात है, तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो। तुम जानते हो ना, हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है, जिसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तुम दोनों अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। हेमलता रसोई में जाती है, जहाँ चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा होता है। वो एक झाड़ू उठाती है और झाड़ू से थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा वहाँ से साफ कर देती है। हेमलता खाने के लिए कुछ बनाती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाते हैं। और राजू कहता है, माँ, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है इस कूड़े कचरे की। रोज रोज खाते समय ये गंदी बदबू बहुत बुरा लगता है माँ। हम कब एक अच्छे से साफ सुथरे मकान में रहेंगे? जब तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे और अच्छी नौकरी करने लगोगे, उसके बाद हमारी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हेमलता एक तरफ कूड़ा कचरा बीनती है तो दूसरी तरफ से अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसकी इस गरीबी के चलते राजू और रेखा को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। अरे हटो यहाँ से हटो, कूड़ा कचरा बीनने वाले के बेटे हमारे डेस्क पर नहीं बैठ सकते। अगर बैठना है तो नीचे बैठो। चल राजू, हम पीछे वाले डेस्क पर बैठ जाएंगे। राजू और रेखा अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा करते थे, लेकिन वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हेमलता का कूड़े कचरे का काम भी सही से नहीं चल पा रहा था। अरे तुम ये कैसा कूड़ा कचरा बीन कर लाती हो? अगर सही से कूड़ा कचरा बीन कर नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें ढंग से पैसे नहीं दूंगा, और इस कूड़े कचरे के बस यही पैसे बनते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो। मैं जितना कूड़ा लेकर आती हूँ उतना कूड़ा तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुम हमारे कूड़े कचरे में कमी निकालते ही रहते हो। देखना, ज्यादा भंगाईबाजी नहीं कर सकता। अगर तुझे भी ये पैसे चाहिए तो रख ले, वरना मैं तेरा कूड़ा नहीं खरीदूंगा। हेमलता थोड़े से पैसों को ले लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने कूड़े का बोरी उठाती है और घर की तरफ लौट आती है। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा होता है, हे भगवान, कूड़ा कचरा तो सही से बिका ही नहीं, ऊपर से मुझे पैसे भी कम मिले हैं। अब इन पैसों से मैं राशन कैसे लाऊं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताब। हेमलता ऐसा सोचते हुए कुछ ही दूरी पर चलती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है। वो आदमी एक होटल का वेटर होता है, जो होटल का बचा हुआ खाना कूड़े कचरे के पास लाकर फेंक देता है। हेमलता उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद उस कूड़े कचरे में से साफ सुथरा खाना किसी तरह निकाल लेती है और बचे हुए पैसों से कॉपी किताब लेकर घर आ जाती है। माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? हम सुबह से भूखे हैं, रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं है। माँ, आज टीचर ने हमें पूरे दिन क्लास से बाहर ही रखा था, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं थी। हेमलता लाया हुआ खाना रसोई में जाकर अपने चूल्हे को जलाती है, उसे गर्म कर लेती है, जिसके बाद वो उस खाने को अपने बच्चों को दे देती है और उन्हें किताबें भी देती है। ये लो, मैं तुम्हारी किताबें ले आई हूँ। अब खाना खा लो और उसके बाद अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद तुम दोनों ही हो। राजू और रेखा पेट भर कर खाना खा लेते हैं और फिर पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही हेमलता कूड़ा कचरा बिनते बिनते अपने दोनों बच्चों को बड़ा कर देती है, जिसके बाद दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी रेखा, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था, क्या तुम्हें जॉब मिली या नहीं? नहीं माँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तभी वहाँ राजू आता और कहता है, माँ, दीदी, ये लो मुंह मीठा करो, आप दोनों को खुशखबरी देनी है, मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है माँ।
राजू के मुंह से ये बात सुनने के बाद रेखा और हेमलता दोनों ही बहुत खुश होती हैं। माँ, अब आपको कूड़ा कचरा बीनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरी महीने की पहली तनख्वाह मिलेगी, मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में से आप दोनों को निकाल कर एक अच्छे मकान में ले जाऊंगा। जैसा कि राजू ने कहा था कि वो अच्छी खासी कंपनी में काम करता है और पहले महीने की तनख्वाह से वो एक मकान किराए पर ले लेता है, जिसमें वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब तक रेखा को नौकरी नहीं मिलती, वो अपने आगे की और पढ़ाई करने लगती है। और एक दिन हेमलता राजू से कहती है, देखो राजू बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन रेखा तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है और उन्हें पढ़ाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम शादी कर लो। शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरे सर पर से हट जाएगी। राजू हेमलता की बात मान लेता है, जिसके बाद हेमलता एक अच्छी सी लड़की देखकर राजू की शादी कर देती है। लेकिन शादी के बाद राजू का ध्यान दो जगह बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रीना उसे हमेशा अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी करने से रोका करती थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि तुम सारा का सारा पैसा अपनी बहन रेखा की पढ़ाई पर ही लगाते हो। अरे अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या वो गरीबी को झेलें? और ऊपर से तुम्हारी माँ जब देखो बीमार ही रहती है। रीना, तुम ऐसा क्यों कहती हो यार? तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ ने कितने कष्ट झेलने के बाद मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज अगर हमारी माँ ने हमारी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई होती ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता। बस बस बहुत हुआ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के किस्से सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे और नहीं सुनना। अगर तुमने और अपनी बहन की पढ़ाई में और अपनी माँ की दवाई में पैसा लगाया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से राजू बहुत मजबूर हो जाता है और अपनी बहन और अपनी माँ की दवाइयों में पैसा लगाना धीरे धीरे कम कर देता है। अरे भैया, मेरे कॉलेज की फीस नहीं भरी तुमने? तुम्हें तो पता ही है दीदी, मैं अकेले कमाने वाला हूँ और घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हारी फीस कहाँ से भरूंगा? फीस ना सही, माँ की दवाई तो ले आओ भैया। जितनी भी तनख्वाह आई थी वो सभी मैंने लेने देने में खत्म कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? ये सुनते ही रेखा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने भाई से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही अब उन दोनों की बहुत ज्यादा बेकदरी हो जाती है और रीना भी उनके ऊपर जुल्म करने लगती है। एक दिन रीना राजू से कहती है, देखो, तुम्हारी माँ और बहन कुछ नहीं करती और अब तुम्हारी बहन की शादी भी तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पर ही थोप देंगी। इसीलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर राजू रीना को लेकर अलग रहने लगता है, जिसके बाद हेमलता और रेखा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और हेमलता फिर से कूड़ा कचरा बीनकर अपना गुजारा करने लगती है। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें फिर से वही वापस आना पड़ेगा। वही गरीबी और वही गरीब की रसोई, जहाँ चूल्हा जलता ही नहीं। धीरज रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कूड़ा बेचने के बाद जो पैसे बचते हैं, हेमलता उनमें से घर का थोड़ा सा राशन ले आती है, जिसके बाद रेखा रसोई में जाकर खाना बनाती है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कूड़े कचरे में पड़े न्यूज़पेपर पर रेखा को एक नौकरी का इश्तिहार दिखाई देता है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। एक बार इंटरव्यू देकर आती हूँ, इसके बाद देखती हूँ क्या होगा। रेखा इश्तिहार देखकर इंटरव्यू देकर आती है, जिसमें वो पास हो जाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO की जॉब मिल जाती है। उसी कंपनी के अंदर उसका भाई एम्प्लॉय होता है और अपनी बहन को अपना CEO देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे बहना, तुम इस कंपनी की CEO कब बन गई? रेखा राजू को सब बताती है, जिसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं धीरे धीरे जहां हेमलता और रेखा दोनों ही टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी थी, अब वो एक अच्छे से बंगले में रहने लगती है, जहां हेमलता रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही अपनी जिंदगी में कामयाब है और मुझे मेरी भरपूर रसोई भी मिल गई। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए था? वो पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है